चलिए भाई नमस्कार, क्या हालचाल दोस्तों। आप सबके स्वागत है एक बार फिर से आपका दोस्तों यूपी उत्कर्ष चैनल पे। फटाफट आ जाइए, फिर हम लोग अपनी क्लास को दोस्तों कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए फटाफट सारे लोग आ जाओ भाई। जैसा कि आप जानते हैं 4 बज चुका है, क्लास हमारी 4 बजे से शुरू होनी है। तो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जल्दी जल्दी आ जाओ। बिना पोल के दोस्तों आज क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। पोल नहीं लगेगा, बिना पोल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए और बताइए कैसे हैं आप सब। बढ़िया, सब एकदम बढ़िया, मस्त एंजॉय कर रहे हो। कौन कौन आ चुका भाई। चीकू, शशि, निकिता, आशीष, प्रिया, बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सबका। आकांक्षा, आयुषी, अमित शाह, सबको नमस्ते बेटा, कैसे हैं सब लोग बढ़िया। चलो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए और बातचीत करना बंद करिए एकदम, ठीक है ना। चलो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा किस प्रकार की कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। पहले आपको सोचना है थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको इसका जवाब देंगे। कमेंट करते रहिए फटाफट आप लोग। चलिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, राइबोसोम होता क्या है, ठीक है। देखिए राइबोसोम एक्चुअल में क्या है। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसे, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात ये कि राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ये इसका काम होता है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलेंगे इसे, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इसे याद रखिएगा। और राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, पहला होता है 70S और दूसरा होता है 80S। जवाब ऑलमोस्ट सबका सही आया है। 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है दोस्तों, ये पाया था प्रोकैरियोट्स में, और 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है ना दोस्तों, ये पाया है यूकैरियोट में। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा जरा बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, आगे चला जाए। प्रोकैरियोटिक होते क्या, अगर ये पूछा जाए आपसे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ इस धरती पर कौन है, तो बैक्टीरिया, जीवाणु। बाकी जितने भी जंतु और पौधे पाए जाते हैं सबके सब दोस्तों क्या है, सबके सब यूकैरियोट होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्या। ध्यान से देखिए क्वेश्चन और दीजिए जवाब। कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर, कोशिका का विद्युत गृह, कोशिका का कंकाल, या कोशिका की आत्मघाती थैली। जल्दी से बताना है। क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, फटाफट जवाब दीजिए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से लड़कों का जवाब बता हुआ। चलो पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में दोस्तों क्या है। तो मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिका का अंग होता है, जो पहली बात तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। चलो माइटोकॉन्ड्रियम की खोज किसने की, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। जवाब देते रहिए, ABCD सब जवाब दे रहे हैं। अल्टमान ने। किसने खोजा था, अल्टमान साहब ने। लेकिन अल्टमान साहब ने इसे सबसे पहले बायोप्लास्ट बुलाया था। क्या बुलाया था इसे, बायोप्लास्ट। अगर आपसे पूछा जाए नाम माइटोकॉन्ड्रिया किस वैज्ञानिक ने दिया, तो बिंडा ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, बिंडा ने, ठीक है। चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया ही वह प्लेस है जहाँ पे ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट कर ATP, CO2 और H2O बनाता है। और इसी ATP से आपको क्या मिलती है, इसी ATP से आपको मिलती है ऊर्जा। इसी ATP को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी ATP को ही तो बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं इसे, इसे ही कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या कोशिका का ऊर्जा घर भी दोस्तों इसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। तो याद रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा दोस्तों क्या बोला जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमेशा हम लोग बोलेंगे कोशिका का विद्युत गृह कह सकते हैं, या कोशिका का ऊर्जा
घर भी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं जो क्वेश्चन बन रहे हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किसे बोलेंगे जरा बताओ? क्लोरोप्लास्ट को ना बोलेंगे जी, किसको बोलेंगे बाबू? तो क्लोरोप्लास्ट को ना बोलेंगे, हरित लवक को, क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस करवाता है। और फोटोसिंथेसिस करा के क्या बनवाता है? फोटोसिंथेसिस करा के दोस्तों यही खाना बनवाने का काम करता है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रसोई घर। चलो ठीक है। कंकाल किसे कहेंगे? तो अंतः द्रव्य जलिका को कहते हैं, अंतः द्रव्य जलिका, क्योंकि क्या करता है ना, कोशिका की शेप को मेंटेन करता है, और जो शेप को मेंटेन करेगा उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कोशिका का अंतः कंकाल। क्लियर? चलो, कोशिका की आत्मघाती थैली, कमेंट करके जवाब दीजिए फटाफट। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहेंगे? कमेंट करके जवाब दो, जल्दी से बताओ। चलिए जवाब आ रहा है, चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, कुछ का आ रहा है, कुछ का नहीं आ पा रहा है, कुछ लोग गूगल करने लगते हैं इतने में भी। चलिए सही जवाब दोस्तों हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? तो लाइसोसोम हो जाएगा, याद रखना, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम जो है ये एक तरीके से इसके अंदर कुछ एंजाइम पाई जाती हैं, तो कभी कभी इसको डेड सेल जब नहीं मिलता तो ये अपने एंजाइम से खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाता है। इस वजह से इसको बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली, या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक कोश की जीव है, इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक या जंतु? जल्दी से आपको जवाब देना है। अमीबा, यूग्लिना तथा पैरामीशियम कहाँ से संबंधित जंतु हैं, ये आपको बताना है गाइस, ठीक है ना। वेरी गुड, तेजी से जवाब आना चाहिए भाई, रुकना नहीं चाहिए, जवाब आते रहना चाहिए दोस्तों। देखिए अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम ये एक्चुअल में क्या होते हैं? होते तो एक कोश की जीव है, बिल्कुल सही बात है। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये अगर पूछा जाए आपसे तो क्या होते हैं? ये बिलोंग करते हैं दोस्तों प्रोटोजोआ से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोआ से। कहाँ से बिलोंग करेंगे? प्रोटोजोआ से। देखिए केंद्रक यहाँ पर उपस्थित होता है, भले ही ये सिंगल सेल होते तो ये कोश की है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों केंद्रक क्या होता है? तो उपस्थित होता है। आपने क्लासिफिकेशन सुना होगा एक किनका, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सुना है सबने? देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपने सुना होगा। इसे बोलते हैं गाइस 5 जगत का वर्गीकरण। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था पहले ही, आर.एच. विटेकर ने दिया था इसे। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था। पहला था मोनेरा, तो मोनेरा से बिलोंग करता है प्रोकैरियोट। कौन बिलोंग करता है दोस्तों? तो प्रोकैरियोट बिलोंग करता है। और प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं सिंपलेस्ट यूकैरियोट, जैसे कि एल्गी और प्रोटोजोआ। आई बात समझ? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही जवाब। क्या जवाब हो जाएगा? प्रोटिस्टा, ठीक है। चलिए क्लियर ना। बाकी मोनेरा से मैंने क्या बताया, मोनेरा से क्या बिलोंग करेगा? तो मोनेरा से बिलोंग करता है बैक्टीरिया। कवक से क्या बिलोंग करेगा? फंजाई बिलोंग करेगा। और एनिमल से क्या बिलोंग करेगा? तो जंतु बिलोंग करेगा भैया। आगे चलें, आइए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज सोडियम इनमें से किस कार्य के लिए संबंधित नहीं है? जरा ध्यान से पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। पेशियों के संकुचन के लिए, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, रक्त दाब को नियंत्रित रखने में सहायक, हड्डी तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करना। जरा ध्यान से पढ़िए पहले, उसके बाद जवाब दीजिए। सोडियम इनमें से किस कार्य के लिए संबंधित नहीं है? पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना। ही नहीं कि बस तुरंत ABCD मारने लगे। चलिए ठीक है, पढ़ लिए, जवाब भी आ रहा है, कुछ का गलत आ रहा है, कुछ का सही भी आ रहा है। देखो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, क्लास में भी पढ़ाया, यहाँ भी पढ़ाया। सोडियम पोटेशियम एक पंप होता है जो आपके ब्रेन में चल रहा है, और इसका काम कहीं ना कहीं मसल्स से संबंधित है, पेशियों से। मसल्स एक्शन को कंट्रोल करना, पेशियों के कार्यों को नियंत्रित करने का इसका काम है गाइस। किसका काम है? तो पेशियों के कार्यों को नियंत्रित करना ही दोस्तों इसका काम है, ठीक है। अब पेशियों के कार्यों का नियंत्रित करना मतलब अब पेशियों के 2 ही प्रकार के काम है,
भाई पेशी का काम तो ये तो है, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या तो रिलैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? सोडियम और पोटेशियम। तो पहला पेशियों के संकुचन के लिए सही है। तंत्रिका तंत्रों में तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग सही है। रक्त दाब नियंत्रण, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर भी तो कंट्रोल रहता है ना। सोडियम अगर बहुत कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, ठीक है। हपकरा हड्डी तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करना, ये कैल्शियम फॉस्फेट का काम होता है जी। ये कैल्शियम फॉस्फेट का ना काम होता है। CA3PO4 का होल्ड पाइच, यहाँ पे सोडियम थोड़ी ना आता है, यहाँ पे कैल्शियम और फास्फोरस आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा इनमें से काम इसका नहीं है? तो डी वाला काम कत्तई नहीं होगा। क्लियर है? डी वाला काम जो है ये दोस्तों कत्तई एकदम बिल्कुल हो भी नहीं करेगा। ठीक, चलिए आगे चला जाए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 ml पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है आपको। 100 कैलोरी, 25 कैलोरी, 0 या 10 कैलोरी। अभी देखिए कितना गलत करेंगे इसमें, बताइए। हंड्रेड ml पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती? कैलकुलेट करना सिखाया हूं, गलत मत करना। देखो देखो ना कैसे जवाब दे रहे हैं, देखो। चलो भाई, इसमें कैलकुलेशन का कोई मतलब है नहीं भैया, पानी ऊर्जा देता ही नहीं है। आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं भैया? काहे कंफ्यूज होते हो? दुनिया कंफ्यूज करने के लिए ही बैठी है आपको। मैं भी तो कंफ्यूज करूंगा। तो कहने का मतलब सीधा सा है, कितना भी पानी पी लो, पानी पीने से भूख नहीं शांत होती है मेरे भाई। पानी पीने से कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कि 0 कैलोरी। क्या हो जाएगा? 0 कैलोरी। क्लियर है? आ जाओ। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन, अरहर, उड़द या गेहूं में? वेरी नाइस। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पर पाई जाती है? देखिए इनमें से अगर देखा जाए तो प्रोटीन तो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे है, लेकिन पूछ रहा अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, ये जवाब देना है। नहीं, आज पोल नहीं होगा, आज ऐसे ही होगा क्वेश्चन। सोयाबीन, अरहर, उड़द या गेहूं? देखो हो गया, आ गया जवाब। चलो देखो, गेहूं में एक प्रोटीन पाई जाती है, इसका नाम है ग्लूटीन। लेकिन ये कहीं ना कहीं पाचन में समस्या भी क्रिएट करती है बहुत लोगों के। तो आजकल इसको ग्लूटेन फ्री लोग आटा खाते हैं आजकल, है ना। हीरो हीरोइन देख रहे हैं आजकल ग्लूटेन फ्री खा रहे हैं सब। गेहूं इसमें नहीं होगा। उड़द, अरहर सही जवाब हो जाएगा। देखिए प्रोटीन तो हर एक जगह है, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन अगर पूछा है तो कहाँ पे हो जाएगा? सोयाबीन में। क्यों? क्योंकि सोयाबीन अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो 100 ग्राम सोया में आपको 30 से 35 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगी, पहली बात। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि सोयाबीन जो है दैट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं तो मान के चलिए आपको 30 से 35 ग्राम तक की प्रोटीन की ज़रूरत जो है आपकी पूरी हो जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है पहले। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को, पाचन में एंजाइमों के श्रावण को, कोशिकीय शोषण को तीव्र करने में, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़िए वाले क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजन के बारे में पूछ रहा है, टॉक्सिसिटी के बारे में पूछ रहा है, जिसे दम घोटू गैस भी दोस्तों कहते हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए जवाब आ गया। आइए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी सबसे ज़्यादा कहाँ से है। देखो, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बारे में आप सबने सुना है। किसके बारे में? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के बारे में आप सबने सुना है। कहाँ पाई जाती है? आरबीसी में। अब रख दो आप हीमोग्लोबिन प्रोटीन को यहाँ पर बीच में, ठीक, टेबल पे रख दो, टेबल पे रख दो हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक। अब एक तरफ इसके रखो ऑक्सीजन और एक तरफ रखो इसके कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 से 40 गुना तेजी से ये हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगा। मतलब सीधा सा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है ये ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ज़्यादा है हीमोग्लोबिन से। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा तो हीमोग्लोबिन तुरंत कहाँ से बाइंड करेगा? तो मेरे भाई हीमोग्लोबिन तुरंत बाइंड करेगा किससे? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो रक्त में ऑक्सीजन की जो वहन क्षमता है यही प्रभावित होनी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा भोजन का विषाक्त होना किस जीवाणु के संदूषण से उत्पन्न होता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, कह रहा भोजन का पॉइजनस होना, मतलब ये आप जैसे फूड पॉइजनिंग कभी कभी हो जाता है ना लोगों को, तो भोजन का विषाक्त होना किस जीवाणु से होता है। लैक्टोबैसिलस, एज़ोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या राइजोबियम। ध्यान से देखिए क्वेश्चन और जवाब दीजिए। फटाफट गाइज। देखिए अब देखिए कुछ का जवाब यहाँ पे बी आ रहा है। अब बी वालों को मैंने कितनी बार बताया, एज़ोटोबैक्टर बेसिकली दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ये क्या है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल होता है मेरे भैया। ये क्या है, नील हरित शैवाल होता है। ठीक है, क्या करता है ये, तो मैंने आपको बताया था कि एज़ोटोबैक्टर का बेसिक जो काम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है। क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये तो होगा नहीं। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाता है, सही जवाब होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये एक तरीके से फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया होते हैं और ये इतना ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है जो आपके सीधे ब्रेन पर अटैक करता है। और ये एक तरीके से डर है कि बायो वेपन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल आगे किया जा सकता है, जैव हथियार के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी डर है वैज्ञानिकों को, लोगों को। ठीक है, क्योंकि इसका जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो सही जवाब दोस्तों क्या आ जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और इस ये जो प्रोड्यूस कर, ये बैक्टीरिया है, याद रखना। और जो रोग फैलाता है उसका नाम भी लिख लो, बोटुलिज्म। कौन सा रोग फैलेगा, बोटुलिज्म। नर्वस सिस्टम का एक तरीके से संक्रमण होना, नर्वस सिस्टम आपका स्टॉप हो जाता है, पगलाए घूमोगे, बेहोशी आ जाएगी तुरंत। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा सा कमी है, क्योंकि अपने यहाँ दोस्तों क्या है कि अपने यहाँ कमी है। क्यों, क्योंकि अपने यहाँ ताज़ा खाना लोग खाते हैं, हमेशा फ्रेश खाना खाते हैं। ज़्यादातर पैकेज वाला फूड जो होता है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में चलता है, इसलिए ज़्यादातर चांसेस कहाँ पे हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको होने के। राइजोबियम क्या करता है, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है दलहनी फसलों की जड़ों में। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रवाहिका डिसेंट्री इनमें से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होती है। डिसेंट्री, पेचिस पढ़ना बाबू, बताइए। साल्मोनेला, साइजेला लिश्मानिया या प्लाज्मोडियम। प्रवाहिका का मतलब होता है लूज मोशन, डिसेंट्री मतलब होता है ना पेचिस, तो इसका मतलब वही है। डिसेंट्री मतलब पेचिस और पेचिस मतलब लूज मोशन, समझे। तो उसी से पूछ रहा है कि लूज मोशन जो हो रहा है वो कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होगा। साल्मोनेला से होगा, साइजेला से होगा, लिश्मानिया से होगा या प्लाज्मोडियम से होगा, सोचिए। अब साल्मोनेला टाइफी ये एक बैक्टीरिया है, ये दोस्तों टाइफाइड रोग फैलाता है। कौन सा रोग, तो टाइफाइड फैलाता है। लिश्मानिया डोनोवेनाई, ये क्या करेगा बाबू, लिश्मानिया डोनोवेनाई जो होता है तो ये करता है काला आजार, प्रोटोजोआ है ये, एक प्रकार से काला आजार रोग फैलाता है, जिसे डमडम बुखार भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये भी प्रोटोजोआ है, क्या फैलाएगा, मलेरिया। सही जवाब हो जाएगा साइजेला डिसेंट्री। इससे होगा दोस्तों, तो साइजेला डिसेंट्री। साइजेला के अलावा इसके अलावा दोस्तों पेचिस जो होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से भी होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है ना, तो साइजेला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, साइजेला। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है पहले आपको। कह रहा मानव शरीर का कौन सा अंग पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। पहला वृक्क, अमाशय, यकृत या अग्नाशय। बताना है, जल्दी से कमेंट करिए, देख रहा हूं मैं कमेंट, फटाफट बताइए। पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा है। वृक्क मतलब होता है दोस्तों किडनी, अमाशय मतलब होता है स्टमक, लीवर या पैंक्रियास। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा। पहली बात तो पीलिया को बोलते क्या, पीलिया को अंग्रेजी में बोलते हैं जॉइंडिस। पीलिया को इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीलिया को जॉइंडिस बोला जाएगा। ठीक है ना, जॉइंडिस। अब पूछ रहा जॉइंडिस से दुष्प्रभावित अंग कौन सा है। पहली बात तो जॉइंडिस होता कैसे, तो जॉइंडिस या पीलिया किसी एक चीज से नहीं होता। पहली बात, जॉइंडिस या पीलिया बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके लीवर में हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बाइल जूस में इन्फेक्शन हो गया, या आपने कुछ गंदा खा लिया, कुछ गंदा पी लिया, तो उससे भी आपको दोस्तों जॉइंडिस या पीलिया हो सकती है।
अब पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा होगा? तो मेरे भाई बाइल, शरीर पीली पड़ने लगती है इसमें, पता है ना आपको। शरीर कैसी हो जाती है? शरीर हो जाती है पीली। और शरीर पीली क्यों पड़ने लगती है? क्योंकि बाइल जूस जो है ना ये आ जाता है ब्लड में, और बाइल जूस के आने की वजह से शरीर कैसी पड़ने लगती है? पीली पड़ने लगती है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यकृत। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि मेरे भाई बताओ इनमें से कौन सा रोग कंटेजियस या संक्रामक नहीं है? तो पीलिया संक्रामक नहीं होता, ये फैलता नहीं है एक से दूसरे में, संक्रामक रोग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? एक संक्रामक रोग नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। आ जाओ। कह रहा उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया था। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया था। इन्वर्टेज है, पेप्सिन है, लैक्टेज है या जाइमेज है? इन्वर्टेज, पेप्सिन, लैक्टेज या जाइमेज? चलिए आपका टाइम शुरू होता है, आप जल्दी से आप जवाब दीजिए फटाफट भाई। भाई फटाफट आपको जवाब दे रहा हूँ। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया था। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इन्वर्टेज क्या है। इन्वर्टेज, पेप्सिन, लैक्टेज या जाइमेज? देखिए जाइमेज हो गया, लैक्टेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया, ये सब कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम है। किसके एंजाइम है गाइस? तो कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम है। सही जवाब क्या हो जाएगा? पेप्सिन। तो पेप्सिन दोस्तों हमेशा किसका डाइजेशन करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा हमेशा? तो प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन को चेंज करता है किसमें? पेप्टोन और पेप्टाइड में, ठीक है ना। सही जवाब। अच्छा निकलता कहाँ पे? ये भी अगर आपसे पूछा है तो क्या बताएंगे? तो पेप्सिन निकलता है गाइज आपके पेट में। कहाँ पे निकलेगा? तो पेट में निकलता है। यही अगर पूछा जाए छोटे बच्चे में पेप्सिन की जगह क्या निकलता है? तो रेनिन निकलता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, क्या क्वेश्चन ध्यान से देखना है। कह रहा है निम्न में से किसके पाचन में लार जो है वो सहायक होता है? स्टार्च, रेसा, प्रोटीन या वसा? जल्दी से बताइए। फटाफट जवाब दीजिए भाई। चलिए तो पाचन, किसके पाचन में लार सहायक होता है? देखिए अब लार में दोस्तों दो एंजाइम प्रेजेंट होती है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि लार में कौन कौन सी एंजाइम पाई जाती है। एक तो एक का नाम है टाइलिन, क्या नाम है? और दूसरी का नाम है माल्टेज। एक का नाम है टाइलिन, दूसरी का नाम है माल्टेज। ये क्या करेगा? टाइलिन देखो क्या करता है। पहली बात तो टाइलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज करता है। दूसरी एंजाइम का नाम है माल्टेज। ये क्या करेगा? ये माल्टोज को चेंज करेगा ग्लूकोज में। माल्टोज को चेंज करता है किसमें दोस्तों? तो ग्लूकोज में। मतलब फाइनली कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है किसमें? ग्लूकोज में। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज स्टार्च, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सही जवाब स्टार्च हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए फिर इसका जवाब दीजिए। चलिए पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। फटाफट जवाब दीजिए। भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? बीज, पुष्प, तना या जड़?
चलिए भाई, जवाब आया क्या? पौधे के किस भाग से दोस्तों हल्दी प्राप्त की जाती है? ये जवाब आपसे मैंने पूछा था। हल्दी, हल्दी को करकुमा लौंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हल्दी को? तो हल्दी को करकुमा लौंगा भी दोस्तों कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? करकुमा लौंगा। ठीक है, करकुमा लौंगा भी कहते हैं मेरे भाई। तो हल्दी किससे बनती है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, या तो चीज़ें जड़ से विकसित होती हैं और या तो चीज़ें तने से विकसित होती हैं। तो तने या जड़ के क्वेश्चन जब भी ऐसे बने तो हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ कि हल्दी हो गया, क्या हो गया, हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, लहसुन भी बोल सकते हैं, अदरक हो गया और आलू हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से विकसित होती हैं गाइस? तो ये तने से विकसित होती हैं। किसके रूपांतरण है? तो तने का रूपांतरण है। ठीक है, आ जाओ इधर देखो, जड़ से कौन कौन सी चीजें बनेंगी? तो जड़ के भी 5 बता दे रहा हूं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फटाफट लगा देना। तो जड़ के रूपांतरण 5, पहला होता है दोस्तों कैरेट, गाजर। दूसरा होता है आपका चुकंदर, मूली। गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद, शकरकंद हो गया। एक और लिख लो, गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद। अरे यार एक और चीज लिखो, सलजम, टर्निप लिख लो, सलजम। तो ये हो गया आपका जड़ का। तो जड़ के रूपांतरण 5 मैंने बताया और 5 मैंने आपको बताया तने का रूपांतरण। तो आप इनमें से आप हमेशा लगाते रहना आंसर, जो भी आपसे क्वेश्चन आ जाए। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बेटा। एक मिनट रुक जाइए भैया, आप चले जाइए सर। चलिए, स्मैक। आजकल बहुत सारे लोग इसका यूज जो है नशे के लिए भी दोस्तों करते हैं। स्मैक नामक ड्रग जो है वो पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पत्तियों से, फूलों से, लेटेक्स से या जड़ों से? कम ऑन गाइस, अच्छा क्वेश्चन है। स्मैक, लोग कहते हैं ना अरे यार स्मैकिया है, स्मैकिया मतलब स्मैक पीता है। हालांकि इसका यूज दवा के रूप में भी किया जाता है, इसे दर्द निवारक दवा है, लेकिन आजकल दूसरा दर्द ही सब कम कर रहे हैं इससे। बताइए। आइए देखते हैं। स्मैक नामक एक ड्रग है, हालांकि मॉर्फिन, स्मैक, इसको आजकल लोग ड्रग्स के तरीके से यूज करने लगे, लेकिन एक्चुअल में ये ड्रग्स होते नहीं है, एक्चुअल में दवा है, मेडिसिन है और ये दर्द निवारक औषधियां हैं, मॉर्फिन वगैरह, स्मैक वगैरह। लेकिन आजकल लोग इसको यूज नशे के तौर पे करते हैं, अपना गम भुला रहे हैं, पुराना गम भुला रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि ये प्राप्त होता है दोस्तों पोस्ता से, पैपे और सोमनीफेरम से और उसके लेटेक्स से। जो फल होता है, फल में चीरा लगाते हैं, फल में चीरा लगा देते हैं जब, तो फल में चीरा लगाने से एक लिक्विड आता है बाहर, एक द्रव निकलता है, एक द्रव निकलता है, इसे लेटेक्स कहते हैं। और ये हवा के संपर्क में आने पर सूख जाता है, फिर इसी को हम लोग एक तरीके से आइसोलेट करके स्मैक, मॉर्फिन, इन सब चीज़ों को बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग किसका बना होता है? ध्यान से देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नारियल का खाने योग्य भाग किसका बना होता है? बीज पत्र का, भ्रूणपोष का, परिभ्रूणपोष का या अंतः फल भित्ति का? अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। नारियल, पहले लगाइए, जवाब लगाइए, पहले अपने से जवाब दीजिए, कोशिश करिए आप लोग कि जवाब आए ABCD, उसके बाद मैं आपको इसका जवाब देता हूं। चलिए, तो दोस्तों सही जवाब इसका क्या होगा? नारियल। पहले बात तो नारियल का वैज्ञानिक नाम पहले पूछता है, देखो वैज्ञानिक नाम पहले देख लो। इसको बोलते हैं कॉकस न्यूसीफेरा। क्या बोलेंगे? कॉकस न्यूसीफेरा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, कॉकस न्यूसीफेरा। ठीक है। दूसरी बात, नारियल के ऊपर जो जूट होता है इसका, भयानक जो कंकाल होता है, ये बना होता है कौन से टिश्यू से, ये पूछता है। तो स्क्लेरेनकाइमा। किससे बना होता है स्क्लेरेनकाइमा? जो नारियल का जूट होता है ये बना होता है किससे? दृढ़ ऊतक से। किससे बना होगा? दृढ़ ऊतक से। क्लियर है। अब नारियल का जो पानी होता है, बाकी गरी होती है, वो होता है एंडोस्पर्म। क्या होगा गाइज? गाइज गाइज आप लोग में जोश नहीं दिख रहा गाइज,
तो इसे बोलते हैं गाइस भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे? भ्रूणपोष। तो याद रखना सही जवाब क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष इसका सही जवाब होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अब देखो और भी देखना है अगर जवाब, तो सही जवाब दोस्तों क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है। अंतःफलवित्ती किसका खाते हैं? तो हाई देख लीजिए, अंतःफलवित्ती केला खाते हैं, केला का खाएंगे। आम का खाएंगे, आम का नहीं खाएंगे, आम का मध्य फलवित्ती खाते हैं। केला का खाते हैं अंतःफलवित्ती। और किसका खाएंगे जी? तो बारीक फलवित्ती हटा दीजिए, अंतःफलवित्ती खा लीजिए। तो अंतःफलवित्ती हम देखेंगे तो मैंगो वगैरह का अंता मतलब हो जाता है बीज, तो उसको नहीं खाएंगे। बाकी सबका खाते हैं। टमाटर का देख लो, टमाटर में भी खाते हैं। और अमरूद में देख लो, अमरूद हमारे यहाँ बोलते हैं, बाकी होता अमरूद है। ठीक है। अगला प्रश्न आइए, नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? ओजोन से, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, ऑक्सीजन से? ध्यान से दीजिए जवाब, बहुत बारीक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट करिए, कुछ तो अपने में बतिया रहे हैं बस, है ना बाबू? बतियाना नहीं है ब्रो, ध्यान रखना। जवाब देना है जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन है कि नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? अब जरा देखो, ओजोन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। पहली बात तो ओजोन, ओजोन की परत पाई जाती है समताप मंडल में। अच्छी चीज है भैया, इसे O3 बुलाते हैं। क्या काम है इसका? पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने का काम करती है। पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। क्लियर? तो ये काम है। नाइट्रोजन होगा नहीं, क्लोरीन होगा नहीं, सही जवाब हो जाएगा भैया बीओडी ना देखा जाता है जी। क्या देखेंगे? बीओडी ना देखेंगे। अब इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलेंगे इसको? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। भैया जल में घुलित मात्रा जो भी होती है इसको क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यदि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी का डिमांड हाई है, इसका मतलब वो पानी पोल्यूटेड है। और बीओडी का डिमांड अगर कम है तो पानी साफ है। ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि बीओडी की मात्रा किसी भी पानी में बढ़ रही है मेरे भाई, किसी भी पानी में यदि बीओडी की मात्रा बढ़ रही है तो वो पानी दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना एकदम। तो याद रखना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस, वायु प्रदूषण हेतु जैविक सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, उसके बाद दीजिए इसका जवाब। कह रहा एयर पोल्यूशन में जो बायो इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया था उसे क्या कहते हैं? सहवाल कहते हैं, लाइकेन कहते हैं, ब्राफाइट्स कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं कहते। दिमाग लगाइए। एयर पोल्यूशन में इंडिकेटर, स्पेशली ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड। खास करके इसका सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन बताता है ये। जल्दी से बताइए। सहवाल है, लाइकेन है, ब्राफाइट्स है, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। देखिए सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। याद रखिएगा, सहवाल और कवक जब आपस में मिल जाते हैं दोस्तों तो क्या बनता है? तो सहवाल और कवक जब आपस में गाइस मिल जाते हैं तो इससे बनता है लाइकेन। ठीक है। एंड लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, ये भी ध्यान रखिएगा। और स्पेशली किसके बारे में बताते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा लिटमस पेपर भी इनसे बनाया जाता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लिटमस पेपर बनाते हैं इनसे, और परफ्यूम बनाया जाता है, फ्लेवर, खाने का फ्लेवर बनाते हैं, आइसक्रीम वगैरह में फ्लेवर डालते हैं, है ना, तो खाने का फ्लेवर भी बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लाइकेन से बनती है। इसके अलावा लाइकेन ग्रो कहाँ करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइकेन ग्रो कहाँ पे करता है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। लाइकेन जो ग्रो करता है दोस्तों, ये ग्रो करता है कहाँ पे? तो लाइकेन ग्रो करेगा पहली बात तो एक तो पेड़ की छाल पे, पेड़ की छाल पर। तो पेड़ की छाल पर जो लाइकेन ज़्यादातर ग्रो करते हैं उन्हें कॉर्टिकोल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? तो कॉर्टिकोल्स कहते हैं। और जो चट्टानों पर ग्रो करते हैं गाइज, जो चट्टानों पर ग्रो करते हैं उन्हें सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेक्सिकोल्स कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? कह रहा प्रदूषण युक्त यदि वायुमंडल है तो उसको किसके द्वारा स्वच्छ कर सकते हैं? हवा, वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है जरा, जो कि आपके पास है तो आप लगाइए। बताइए फटाफट।
यदि वायुमंडल हमारा प्रदूषित है तो किसके माध्यम से हम उसके पॉल्यूशन को दोस्तों खत्म कर सकते हैं, ये जवाब आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, हो गया, लगा लिया होगा आप लोगों ने दिमाग। तो भैया मेरे पानी, आप देखिए ना, जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है कहीं पर, और बारिश हो जाए तो बारिश होने के बाद जो आवाज़ है वो बहुत दूर तक जाती है, देखा होगा। तो बारिश होने के बाद आवाज़ दूर तक जाती है, उसका कारण यही है, सबसे मेन कारण उसका यही है कि बारिश जब होती है तो जो भी एक तरीके से, एक तो मॉइस्चर बढ़ जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, दूसरा जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इस वजह से आवाज़ जो है वो दूर तक जाती है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह, वो एक मॉइस्चर का भी एक कारण है। फिलहाल दोस्तों सही जवाब इसका वर्षा। तो पानी से जो भी कण होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था, ये आपको बताना है। वायु प्रदूषण एक्ट कुल मिला के आपको बताना है। एयर पोल्यूशन एक्ट कब बना था, 1972 में, 76 में, 81 में, 86 में, कब बना था दोस्तों, बताइए जल्दी से। चलिए बढ़िया। तो गिर परियोजना जो आई थी, जो शेरों को बचाने की परियोजना थी दोस्तों, वो एक तरीके से 1972 के आसपास बनी थी, है ना, जो वन्य जीव संरक्षण वाला। 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था। 1974 में जल प्रदूषण एक्ट था। उसके 7 साल बाद करीब 1981 में था आपका एयर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। और वर्ष 2000 में आपका नॉइज पोल्यूशन एक्ट एक तरीके से बनाया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जल प्रदूषण एक्ट जो बना था कब बना था, ये भी लिख लो, जल प्रदूषण एक्ट। तो जल प्रदूषण एक्ट जो बना था दोस्तों, ये बना था 1974 में। और आपका वायु प्रदूषण एक्ट बना 1981 में। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन एक्ट के बारे में लिख लो, जो ध्वनि प्रदूषण एक्ट है। ध्वनि प्रदूषण एक्ट जो बना, ये कब बना, तो ये बना वर्ष 2000 में, है ना। और 1986 में दोस्तों क्या हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ईपीए पारित किया गया था, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया था, तो ये 1986 में, 1986 में पारित किया गया था। किसके बाद, तो वो जो घटना हुई थी ना, कौन सी घटना थी दोस्तों, कमेंट करके बताएं, 1993 के आसपास हुई थी, मेथिल आइसोसाइनेट वाली। चलिए, तो आज के दोस्तों अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण हम सूचना भी आपको देंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा ओजोन परत का क्षरण किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में, डॉप्सन में, ओम में, या माइक्रोन में। ओजोन परत का क्षरण किस में मापा जाता है, ये जवाब आपसे पूछा जा रहा है। दिमाग लगा लो पहले, मतलब ओजोन परत की मोटाई हम लोग किस में मेजर करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको शायद कराया ही होगा, बहुत बार कराया होगा। ओजोन परत क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताया मैंने। ओजोन परत आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत की एग्जैक्ट अगर किलोमीटर ऊंचाई में देखा जाए तो 22 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे समताप मंडल में प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है सन से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें उनको अवशोषित करना, क्योंकि अल्ट्रावायलेट सी अगर पृथ्वी पे आ गई तो वो एक तरीके से स्किन कैंसर कॉज करेगी, ठीक है। इसका बेसिक काम है अल्ट्रावायलेट सी को रोकना, अल्ट्रावायलेट सी को रोकना और वापस इसे अंतरिक्ष में भेज देना, जिससे पृथ्वी पर ना आ पाए, नहीं तो स्किन कैंसर के केसेस दोस्तों बढ़ जाएंगे। तो याद रखना, ओजोन परत की मोटाई को हम लोग मापते हैं किसमें, तो डॉप्सन में मापते हैं। इसका मतलब कि ओजोन परत की क्षरण इकाई किसमें मेजर करेंगे, डॉप्सन में। ओम, माइक्रोन, माइक्रोन ये सब तो लेंथ की होती है ना। डेसिबल वगैरह में नॉइज पोल्यूशन को एक तरीके से मेजर किया जाता है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 20 का बी। और ये कौन से मंडल में पाई जाती है, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो मेरे भाई समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखिएगा। 25 किलोमीटर की ऊंचाई, अंग्रेजी वाले देख लें भैया, ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं इसको, क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए लेके आऊं, जरा ध्यान से देखिए। उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर भैया चल रहा है, जिसके बारे में आपको पहले से पता होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि मेरे भाई 24 से 3 तक ये ऑफर है। तो आप लोग अपना लाभ लेना शुरू करें। उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, उत्कर्ष ऐप पर उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफर है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी 3 मंथ, रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्री विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ। तो भैया इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार और फटाफट लीजिए इस ऑफर का लाभ, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर करिएगा, ठीक है ना। और फटाफट इसका लाभ लेने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको उत्कर्ष एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करना है, कहाँ से, तो प्ले स्टोर से। और इसके बाद अपने सपनों को एक उड़ान देना है, एक आकार देना है। मिलते हैं आप सबके साथ, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस आप सबको अभी से ही दे देते हैं ना। तो आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी। बाकी मुलाकात हम लोग की होती रहेंगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।